हेलो गाइस, मैं दीक्षा उपाध्याय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है एड्रेस और हम बात करेंगे इस एड्रेस के बारे में। चलो स्टार्ट करती हूँ मैं एड्रेस के बारे में बताना कि क्या है एड्रेस। एड्रेस को हम किस तरीके से ग्रामेटिकली यूज़ करते हैं, एड्रेस को हम किस तरीके से प्रोनाउंसिएट करते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से। तो मैं आपको बता रही हूँ, जब हम इसे एज अ नाउन यूज़ करते हैं, यानी कि इसको जब हम पता के लिए यूज़ करते हैं, जैसे किसी के घर का पता, किसी के फैक्ट्री का पता, जब हम इसे एज अ नाउन यूज़ करते हैं तो हम इसे बोलते हैं एड्रेस। तो प्रॉपर वे में ये एड्रेस ही बोला जाता है। लेकिन जब हम इसे एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तब इसका प्रोनाउंसिएशन हम अ से निकालते हैं। अ जो हिंदी वाला अ होता है उससे निकालते हैं। ये इस तरीके से ये अ बना दिया। ये जब एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तब बोलते हैं कि वर्ब यूज़ करने का मतलब होता है किसी को संबोधित करना। वर्ब यूज़ करने का मतलब होता है किसी को संबोधित करना। जैसे हम अपनी किसी भी स्पीच में किसी को संबोधित कर रहे हैं तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये एज अ वर्ब यूज़ हुआ है और हमने यहाँ पे एड्रेस बोला है। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, इसको वर्ब के रूप में कैसे यूज़ किया जाता है, इसको नाउन के रूप में कैसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो में एज अ वर्ब मेंशन किया हुआ है, पहले तो मैं इसी के बारे में बता रही हूँ। ये जो मेरी स्लाइड में लिखा हुआ है एज अ वर्ब, एड्रेस को एज अ वर्ब कैसे यूज़ करती हैं। तो टू स्पीक और राइट टू समवन, टू स्पीक और राइट टू समवन मतलब कि किसी को संबोधित करना। मैं इसके एग्जाम्पल दे रही हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि एड्रेस और एड्रेस में क्या अंतर है। ठीक है, मैं बात करती हूँ एड्रेस को एज अ वर्ब। तो जैसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने अभी कोरोना वायरस की वजह से देश में इतनी महामारी फैली तो उन्होंने अपनी स्पीच में उन्होंने गरीबों को संबोधित किया कि मैं गरीबों को इतनी धनराशि में इतना सारा राशन दूंगी और जिससे कि कुछ गरीबों का भला हो सकेगा। तो हम इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एड्रेस्ड अ पुअर सिटीजन इन हर स्पीच। एज अ वर्ब हम पता कर सकती हैं कैसे कि यहाँ पे जो एड्रेस्ड बोला है, मैं जो एग्जाम्पल बोल रही हूँ आप नोट कर सकती हैं। यहाँ स्लाइड में मैंने मेंशन नहीं किया है, इसको आप नोट कर सकते हैं, जैसे आपको ज़रूरत लगेगी तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो अवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एड्रेस्ड अ पुअर सिटीजन इन हर स्पीच। तो जो एड्रेस्ड वर्ड है, एक बात सोचने वाली है कि क्या हम नाउन की कोई फॉर्म बना सकते हैं और क्या हम उसे फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। नाउन कभी नहीं लिखा जा सकता, वर्ब लिखी जा सकती है। वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जैसा टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो एड्रेस का वर्ब यूज़ हुई है वो एड्रेस्ड यानी कि सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। तो सबको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे वर्ब की बात चल रही है। तो मैं सेकंड एग्जांपल ले रही हूँ, उससे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ यहाँ ये एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है, एड्रेस्ड बोला जाएगा, संबोधित किया जा रहा है, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही लाइक्स टू बी एड्रेस्ड एज मैम दीक्षा। ही लाइक्स टू बी एड्रेस्ड एज मैम दीक्षा। उसने मुझे दीक्षा मैम से संबोधित किया। ठीक है, ऐसा बोल सकती हैं। बिल्कुल टू स्पीक और राइट टू समवन, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं आती हूँ नाउन पे कि एड्रेस को एज अ नाउन कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने स्लाइड में अपनी ओनली एक चीज़ लिखी है, अ फॉर्मल स्पीच, बट इसे एड्रेस को हम फॉर्मल स्पीच में तो यूज़ करते ही हैं। फॉर्मल स्पीच का मैं एक एग्जांपल देती हूँ, शी गेव एन एड्रेस टू हर न्यू हाउस। अब यहाँ पे मैंने बोला शी गेव एन एड्रेस टू हर न्यू हाउस। तो देखते हैं सेंटेंस को दोबारा से, शी गेव एन एड्रेस। अब हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नाउन से पहले ही करेंगे ना, वर्ब से पहले तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने एन लगाया एड्रेस से पहले। तो एड्रेस से पहले जब हमने एन लगाया तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि आर्टिकल का यूज़ तो नाउन से पहले ही होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल साफ हो गया कि हाँ एड्रेस को यहाँ एज अ नाउन यूज़ किया जा रहा है। उसने मुझे अपने नए घर का पता दिया।
यदि हम इसे होम डिटेल्स में लें तो होम डिटेल्स में हो सकता है एक एग्जाम्पल द नंबर ऑफ द हाउस हो सकता है, नेम ऑफ द रोड हो सकता है, वेयर इज पर्सन लिव्स जहाँ पे कि लोग रहते हैं और काम करते हैं, और वर्क्स एंड वेयर लेटर्स कैन बी सेंड जहाँ पे कि हम कोई इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, जहाँ पे कि हम उनको लेटर भेज सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे मैं आती हूँ डील विद। जैसे कि कोई परेशानी है, ओके, कोई प्रॉब्लम है जिसको कि संबोधित किया, अब उससे निपटने के लिए, यानी कि कोई प्रॉब्लम जिससे निपटने के लिए हमें डील विद का यूज़ करना होता है। किसका यूज़ करना होता है? डील विद का। तो डील विद को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? द इशू ऑफ फंडिंग हैज़ येट टू बी एड्रेस्ड। द इशू ऑफ फंडिंग हैज़ येट टू बी एड्रेस्ड। ठीक है, समझ में आ गया? या फिर यहाँ डील विद के लिए लिख रखा है, यहाँ डील विद के लिए लिख रखा है, सॉरी मैं पेन यूज़ कर ले रही हूँ। यहाँ डील विद के लिए ये लिख रखा है टू गिव एन अटेंशन टू और डील विद अ मैटर और प्रॉब्लम। टू गिव एन अटेंशन, ये लिखा है, ये मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ यहाँ पेन से। टू गिव अटेंशन और डील विद अ मैटर और प्रॉब्लम। क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट वर्ड की, जो एड्रेस की तरह दिख रहा है, बिल्कुल सेम एड्रेस के जैसा दिख रहा है, और ये है वो नेक्स्ट वर्ड रीड्रेस। ये है वो नेक्स्ट वर्ड रीड्रेस। इसे एज अ वर्ब यूज़ करेंगे, एज अ नाउन यूज़ करेंगे। देखो बात करते हैं किस तरीके से इसे एज अ वर्ब यूज़ किया गया है, किस तरह से इसे एज अ नाउन यूज़ किया गया है। ओके, लेट्स बी टॉक अबाउट इट। तो रीड्रेस को एज अ वर्ब के लिए मैं एग्जांपल दूंगी। रीड्रेस, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू रीड्रेस द मिस्टेक मेड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। मैं पहले रीड्रेस के हिंदी मीन बताती हूँ। रीड्रेस के हिंदी मीन होती है सुधारना। रीड्रेस का हिंदी मीन होता है सुधारना, ठीक कर देना, हट जाना। तो रीड्रेस के मैं अलग अलग सारे हिंदी मीन बता रही हूँ। रीड्रेस पहला होता है सुधारना। मैं इसका एग्जाम्पल दूंगी। सुधारना, तो सुधारना के लिए क्या हम यूज़ कर सकते हैं? कौन सा कोई एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू रिड्रेस द मिस्टेक्स मेड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा जो गलती हुई है उसे सुधारने के लिए हमारे पास सौभाग्य है। इसको सुधारने के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इसे सुधार सकें। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया। रीड्रेस का दूसरा मीन होता है ठीक कर देना, कुछ भी जो गलत है उसे ठीक कर देना। वी मस्ट, इसका एग्जाम्पल है वी मस्ट रीड्रेस द बैलेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर। बहुत ज़रूरी है कि गरीब और अमीर दोनों, गरीब और अमीर के बीच में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हट जाना। हट जाना, हट जाना को हम बोल सकते हैं कंपनसेशन, रेस्टिट्यूशन। ठीक है, बात करते हैं हम हट जाने वाले एग्जाम्पल की, कि हट जाने के लिए क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल देने से क्या होता है ना, सब कुछ क्लियर हो जाता है, बिल्कुल समझ में आ जाता है किस तरीके से हमें वर्ड को यूज़ करना है, क्या करना है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। रिड्रेस इज कंपनसेशन फॉर समथिंग रॉन्ग दैट हैज़ बीन डन। रिड्रेस इज कंपनसेशन, ठीक है, फॉर समथिंग। रिड्रेस कंपनसेशन है फॉर समथिंग रॉन्ग दैट हैज़ बीन डन, जो गलत हुआ है उसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कंपनसेशन, रेस्टिट्यूशन, इन दो वर्ड्स में
डिफाइन किया गया है ये, और जो लिखा भी है इसे कह सकते हैं पेमेंट एसेट्रा, दैट यू हैव शुड गेट फॉर समथिंग रॉन्ग दैट हैज़ हैपन टू यू और हार्म दैट यू हैव सफर्ड कंपनसेशन रेस्टिट्यूशन। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैं कंपनसेशन का मीन एकदम क्लियर कर दे रही हूँ कि कंपनसेशन को हम क्या कहते हैं। ठीक है, कंपनसेशन इन लीगल टर्म, कंपनसेशन इन लीगल टर्म, कंपनसेशन लॉस डैमेज और इंजरी के लिए आता है। इसे हम लीगली यूज़ करते हैं और ज़्यादातर, अदरवाइज रेस्टिट्यूशन, मैं बात कर रही थी रेस्टिट्यूशन की। रेस्टिट्यूशन के बारे में यहाँ सब कुछ एकदम क्लियर लिखा हुआ है। कोई ऐसी चीज़ जो खो गई कई साल पहले, जिसके लौटने की उम्मीद नहीं थी, हम मान के चलते हैं रेस्टिट्यूशन को। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बहुत अच्छा सा, कि महमूद गजनबी जब भारत आया तो वो यहाँ से बहुत सारा सोना ले गया। अब सोचो वो यहाँ वापस आ जाए, वो सोचो यहाँ वापस आ जाए, तो उसकी वापसी एक अनएक्सपेक्टेड हो जाएगी। यानी कि द रिटर्न ऑफ आइटम स्टोलन और लॉस्ट, वो आइटम वापस आ गया जो कि खो गया था, जिसका पुनर्प्रतिष्ठापन हो गया, जो वापसी हो गई उसकी, उसे हम कहेंगे रेस्टिट्यूशन। उसको हम कहेंगे रेस्टिट्यूशन। यहाँ बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, द रिटर्न ऑफ आइटम्स स्टोलन और लॉस्ट, they are demanding the restitution of ancient treasures that were removed from the country in the 16th century। एक बहुत पुराने ट्रेजर्स दैट वर रिमूव्ड फ्रॉम द कंट्री, रिमूव्ड यूज हो रहा है यहाँ, इन 16th सेंचुरी, जो 16वीं शताब्दी में खो गई थी, चुरा ली गई थी। हमने उसे खो दिया था, बिल्कुल उसको पाने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, और वो वापस मिल गई, वो वापस मिल गई, उसे हम बोलेंगे रेस्टिट्यूशन, उसे हम रेस्टिट्यूशन बोलेंगे। और जो दूसरा वर्ड था कंपनसेशन, कंपनसेशन को हम कह सकते हैं जैसे कि किसी के साथ बहुत बुरा हुआ, या फिर जैसे कोई वर्क, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और जिस गाड़ी वगैरह से एक्सीडेंट हो, तो वो उसे उसके जो डैमेज हुए हैं, उसकी जो लॉस हुई है, और जो उसकी इंजरी हुई है, जो उसको चोट लगी है ना, जो उसको क्षति हुई है, उसकी पूर्ति करना, डैमेजेस, लॉस और इंजरी की जो पूर्ति करना होता है, वो कंपनसेशन कहलाता है, वो कंपनसेशन कहलाता है। रेस्टिट्यूशन और कंपनसेशन दोनों के मीन मैंने एकदम क्लियर कर दिए हैं। अब मैं बात करूँगी इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉसिबल डैमेज और लॉस, सुरक्षा उस चीज़ के लिए जो कि संभावित हो, जो कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉसिबल डैमेज, जो ऐसी सुरक्षा जिससे मतलब कि कोई दुर्घटना होने वाली हो, उससे पहले से हम सुरक्षा कर लें। लाइक जैसे आर्मी में कोई जाता है, ठीक है, आर्मी में बीएसएफ में कोई जा रहा है, ओके, उससे पहले उसने फॉर्म जो भरा था उसमें सब कुछ मेंशन होता है कि यदि आपको कुछ हो जाता है तो गवर्नमेंट आपको ये देगी, ये देगी, ये देगी, और जो इंडेमिनिटी फॉर्म में नहीं होगा आप उसके लिए उसमें क्लेम नहीं कर सकते। तो इंडेमिनिटी, और जो उसमें लिखा है उसमें आपको नहीं मिला, उसके लिए आप क्लेम भी कर सकते हैं। तो इंडेमिनिटी का मतलब टोटल होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज और लॉस, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉमिस, स्पेशली इन द, एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, मैं इसको पूरा क्लियर कर रही हूँ। स्पेशली देखो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज और लॉस, ये तो कंपनसेशन भी था, बस उसमें क्या था कि हम कंपनसेट कर रहे थे, किसके लिए कर रहे थे, कि जैसे हमारे कोई डैमेज हो गई, इंजरी हो गई और लॉस हो जाता है, उसके लिए हम कंपनसेशन कर रहे थे। हो सकता है हम पैसे दे दें, या उसका हम पूरा इलाज करा दें यदि किसी को इंजरी हुई है, या हम उसके पूरे लाइफ टाइम का खर्चा उठा लें कि यदि आपके घर में कोई नहीं है तो चलो ठीक है, हम आपकी पूरी ज़िंदगी तक खर्चा, पूरी जितनी तक जब तक आप जियोगे हम आपको हर्जाना देते रहेंगे, और बस आप हमें जेल वेल मत भेजिए। इस तरीके से हम कंपनसेट कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम लीगल टर्म में ज़्यादा यूज़ करते हैं कंपनसेशन को, और इंडेमिनिटी को हम एज ए सिक्योरिटी यूज़ करते हैं। इसको मैं हिंदी में बोल के बता दे रही हूँ, क्षति से सुरक्षा, विशेषतः धन देने की वचनबद्धता के रूप में, मतलब कि किसी ने आपको वचन दे दिया कि यदि आपको कोई भी क्षति होगी किसी भी प्रकार की, तो मैं आपको इतनी धनराशि अवश्य दूंगा। ये होती है हमारी इंडेमिनिटी।
जैसे हमारी जो आर्मी है, हमारे जो बीएसएफ है, उसमें जो फॉर्म फिल होता है ना, उसमें सब कुछ लिखा होता है, वो होता है इंडेमिनिटी फॉर्म। या फिर हम किसी भी चीज़ का एक फॉर्म भरते हैं ना, तो वो होता है इंडेमिनिटी फॉर्म। उसमें सारे हमारे डैमेजेस, लॉस की भरपाई के लिए सब कुछ लिखा होता है कि यदि आपको ऐसा हो जाता है तो इस कंडीशन में हम आपको इतना पे करेंगे, आपको ऐसा हो जाता है तो हम इस कंडीशन में इतना पे करेंगे। और यदि वो पूरी कम्युनिटी पे नहीं कर रही है तो हम उसके लिए उसे क्लेम नहीं कर सकते। जो कुछ भी है वो आपने पहले फिल किया था, आप उसमें देख सकते थे कि हाँ यहाँ पे हमने मतलब बाद में उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते कि हमारे साथ ये हुआ और आपने हमें ये नहीं दिया। यदि उसमें फॉर्म में सब कुछ लिखा है, यदि उसमें बोला गया है, यदि वहाँ पे उन लोगों से कहा है कि आपको इतना देना है बाय गवर्नमेंट, तो वो देंगे। इंडेमिनिटी फॉर्म का मतलब होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉसिबल डैमेज और लॉस। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलो ठीक है, मिलती हूँ मैं फिर अगले किसी नए वर्ड के साथ इसी तरीके से। बाय।